जय हिंद। मैं नाजिश फराज और आप देख रहे हैं द रिपोर्ट मंच। आज की इस रिपोर्ट में मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलाने वाला हूं जिन्हें हम आमतौर पे हिजाबी गर्ल के नाम से जानते हैं, जो भारत में काफ़ी पॉपुलर है। एक तरह से आप कह सकते हैं तो हिजाबी गर्ल, क्योंकि हिजाब के लेके कई सारे मामलात हुए हैं, घटनाएं हुई हैं, सवालात उठाए गए हैं केंद्रीय सरकार द्वारा और अन्य अन्य संगठनों द्वारा। आज ये रिपोर्ट जो है खास करके आपको ये बताने के लिए कि हिजाब क्या वाकई में किसी के काम पे या किसी की पढ़ाई के या आम जिंदगी में बाधा डालता है। हमारे साथ अभी एक हिजाबी गर्ल हैं, जमीनी सतह पे रह के काफी समाज सेवा उन्होंने किया है। बच्चों की पढ़ाई से लेके लोगों तक, जरूरतमंदों तक सामान पहुंचाने तक काफी सारे काम इन्होंने अंजाम दिए हैं। आपका नाम है आफरीन अंसारी। ये कोलकाता में स्थित गार्डन रिच में रहती हैं और लगातार इन सारे मामलों को लेके काम करती आई हैं। इनसे ही बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हिजाब क्या इनकी जिंदगी में किसी तरह का बाधा डालता है या कोई रुकावट बनता है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू चैनल द रिपोर्ट मंच पे। बहुत शुक्रिया फराज भाई फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स अ ह्यूज, बोला जा सकता है कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपने मुझे यहाँ बुलाया है, और कॉन्ग्रेचुलेशंस। अल्लाह आपको कामयाब करे कि आपने ऐसे मुद्दों को उठाया है, कवर करने की कोशिश की है जिन पे लोग आजकल खास तौर पे मेन स्ट्रीम मीडियाज हो गए, लोकल डिजिटल चैनल्स हो गए, जो ध्यान नहीं देते। बहुत शुक्रिया। आपसे पहला सवाल यही है मेरा कि आपने पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप जो काम करती आई थी उसके लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे आपने सोचा कि इन कामों को करूँ। जैसे आपने देखा गया कि आपने बच्चों को स्लम टू स्कूल का भी एक इनिशिएटिव लिया था, आपने राशन भी डोनेट करा, और बाकी मुद्दों पे तो बाद में आएंगे, पहले इनके बारे में जानते हैं कि कैसे आप करें। मेरा ये मानना है कि हमें जब कुछ करने की प्रेरणा मिलती है तो लोग कहते हैं कि मैं इस लीडर से इंस्पायर हुआ, मैं इसकी स्टोरी से इंस्पायर, लेकिन मेरा ये मानना है पर्सनली, मैं जितने भी लोगों से मिली हूँ सब खुद की स्टोरी से इंस्पायर होते हैं। सबको खुद से प्रेरणा मिलती है पहले। तो मेरा जो ये करने का मुद्दा था और इन बच्चों से मिलना, इनके लिए स्लम्स टू स्कूल लॉन्च करना, मुझे जो ये प्रेरणा मिली है वो मेरे चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से ही मिली है। क्योंकि मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी थी जो मैं चाहती हूँ कि मैं आने वाले बच्चों को उन चीज़ों से रोक पाऊँ और उन्हें एक ऐसी एडुकेशन दे पाऊँ जो जिसके लिए हम में से बहुत सारे लोग शायद तरसे हैं बचपन में। जो शायद हमें सही गाइडेंस मिलती तो आज हम सही सही प्लेसेस पे होते, सही पोजीशंस पे होते। इसी से जुड़े हुए और एक सवाल करना चाहूंगा कि जब आप इस तरह के कामों को कर रही थी तो आपको किस तरह की आर्थिक सुविधाएं मिल रही थी, आर्थिक तौर से आपको कैसे मदद मिलती थी जो आप इन सारे कामों को कर पाती थी, क्योंकि जाहिर है हर चीज के लिए एक आर्थिक तौर पे मदद की जरूरत पड़ती है संगठनों द्वारा। हम कहते हैं कि दुनिया में अच्छे लोग हैं नहीं, लेकिन मुझे लगता है ये सिर्फ एक सेंटेंस है हमारे लिए। कोई एनजीओ चलता है, इवन कोई लीडर अगर इलेक्ट होता है तो वो पीपल होता है, वो पॉपुलेशन होता है जो ये डिसाइड करता है। तो वैसे ही जब हम कोई मिशन को करने का सोचते हैं तो वो हमारी जैसी प्रेरणा रखने वाले, हमारे जैसे सोच रखने वाले लोग ही होते हैं जो हमें कामयाब करते हैं। तो मेरी जिंदगी में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका जिक्र मैं करूं तो लिस्ट कम भी छोटी पड़ जाए और बहुत ज्यादा लंबी लाइनों की लिस्ट निकल जाए। ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरी मदद की, हमें फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली बहुत सपोर्ट किया। एक चीज देखा है, क्योंकि आमतौर पे आपने भी देखा होगा, खास करके कलकत्ता शहर में काफी समाज सेवी हैं और समाज सेवी के रूप में लोगों तक हर तरह से मदद पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आपने एक इनिशिएटिव लिया कि पढ़ाई करके बच्चे कामयाब हो जाएं, जो खुद अपने लिए राशन खाना पानी कर पाए। लेकिन काफी सारे ऐसे जो हैं संगठन हैं या खुद को समाज सेवी कहते हैं, वो उन लोगों का ये मानना है कि राशन दे दो और हम समाज सेवी हो गए, और बाकी उनके फ्यूचर या तक का नहीं सोचने का। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या उन लोगों को भी जिस तरह का इनिशिएटिव आपने लिया कि लोगों को ऐसे हालात में पहुंचा दें कि वो खुद ही सक्षम हो जाएं कि आगे बढ़ के काम कर पाएं और अपने लिए राशन पानी का इंतजाम कर पाएं? एग्जैक्टली हमने एक बहुत फेमस कोट है जो सुना है कि अगर आप किसी को एक टाइम खाना देते हैं तो वो उसको एक टाइम ही फीड कर पाता है। इसमें कोट ये था कि अगर आप किसी को फिश देते हैं तो वो उसका वन टाइम का मील होता है, लेकिन आप किसी को ये सिखा देते हैं कि फिशिंग कैसे करना है तो वो उसका लाइफ टाइम का मील बन जाता है। तो मेरा मानना ये है कि हमें पहले एडुकेटेड करना होगा इनको कि खाना लाना कैसे है। वरना अगर आप अनएडुकेटेड लोगों को खाना देंगे तो उनको सिर्फ भागना दौड़ना और खाना छीनना आएगा, लेकिन कमाना कैसे है ये तभी आएगा जब वो एडुकेटेड होंगे, जब उन्हें पता होगा कि व्हाट इज रॉन्ग और व्हाट इज राइट। एक घटना आपके भी साथ हुई थी शायद,
राशन छीनने वाली घटना शायद किसी जगह पे है, उसका क्या वाकया था उस बारे में जरा इट वॉज अ हिलेरियस मोमेंट फॉर अस, क्योंकि वहाँ के लोग लिटरली हमारा मर्डर करना चाहते थे जस्ट बिकॉज ऑफ बेस ऑफ अ राशन। क्योंकि हम जो पैकेट्स लेकर गए थे वो हम फ्लड इफेक्टिव लोगों के लिए लेकर गए थे, लेकिन वो जो रास्ता था घटाल, जी, वो जो रास्ता था वो एक जंगल से होके गुजरा था। मुझे नहीं पता वो कैसे लोग थे, पता नहीं, बट मेरा वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था और मुझे लग रहा था कि वो जिनको हम वो आदिवासी बोलते थे ना, मुझे वो लोग वैसे ही लग रहे थे, क्योंकि उन्होंने चापड़ बंदूकें सब कुछ वो झोला में लेकर आए थे ताकि वो हम लोगों की फील्डिंग सेट कर पाए। चलिए, एक ये तो हो गई कि ये किस तरह से काम करती थी। अब जो सबसे जरूरी मुद्दा है, जो हिजाबी गर्ल, जो खास मैंने आज इस पॉडकास्ट कह लें, आप इसे इंटरव्यू कह लें, या एक स्टोरी या मेरी रिपोर्ट कह लें, और जगह जो मैंने चुनी है, आप देख सकते होंगे मेरे बैकग्राउंड, अभी मैं सलम में मौजूद हूँ जहां से इन्होंने शुरुआत की थी, और इसी वजह से मैं इस जगह पे हूँ। हिजाब को लेकर के भारत देश में कई तरह की सवाल उठी हैं, प्रतिवाद हुए हैं, कई कॉलेजों में छात्रों को रोका गया, इसको लेके कई सारे विवाद हुए। आप हिजाबी गर्ल हैं, आपको एजुकेशन के प्रति, आपको वर्क फील्ड के प्रति, आपको समाजी सेवा करने के प्रति क्या कभी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है? अब बताएं देश को, हमारे दर्शकों को और उन सब लोगों को जो ये सवाल उठाते हैं कि हिजाब जो है बाधा डालता है पढ़ाई में, काम में और कई सारे कामों को आगे बढ़ने में। इन शॉर्ट के कह लें कि महिलाओं को एम्पावर्ड करने में हिजाब बाधा डालता है। ये एक सवाल है हमारे देश में, आप बेहतर जानती होंगी क्योंकि आप हिजाब लगाती हैं, आप कई सारे प्रतिवाद में भी शामिल रही हैं। इस पर राहत इंदौरी का एक शेर है कि खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है, और लगेंगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आज हिजाब पर आ रहा है, कल घूंघट पे आएगा। और अगर आप देखें तो क्रिश्चियनिटी पे भी ऑलरेडी सवाल उठ चुके हैं। ये बीच जो बांग्लादेश वाला मसला आया था, उसमें इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे थे। खैर, हिजाब जो लोग ये कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनके माइंड में खुद हिजाब बना हुआ है। मतलब उनका जो दिमाग है वो पर्दे से इतना ज्यादा ढक गया है कि उन्हें कुछ और नहीं दिख रहा है। क्योंकि मेरा मानना है, मेरी पर्सनल लाइफ जो एक्सपीरियंस है, मैंने अपना एमए कंप्लीट किया है जर्नलिज्म की फील्ड में, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने अपना ग्रेजुएशन किया पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में, वहाँ पे मेरे जो टीचर्स थे वो सारे नॉन मुस्लिम्स थे, मुझे वहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई। इवन मैंने कोलकाता के, वेस्ट बंगाल के, ऑल ओवर इंडिया के बहुत सारी सिटीज़ में ग्राउंड वर्क किया है। कभी भी मुझे हिजाब को लेकर मतलब ये नहीं फील हुआ, मैं पर्सनली अपना बता रही हूँ, कि मेरा हिजाब मुझे रोक रहा है या मेरे घर वाले ऑब्लिगेशंस खड़ा कर रहे हैं, या हिजाब की वजह से मैंने अपनी तालीम रोक दी, हिजाब की वजह से मैंने अपना काम नहीं किया, हिजाब की वजह से मुझे जॉब नहीं मिला। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। प्लस मेरे घर वालों ने सपोर्ट किया है कि अगर तुम पहन रही हो ठीक है, अगर नहीं पहन रही हो, मेरी 2 बहनें वो नहीं पहनती है, टू बी ऑनेस्ट वो दुबई में है, तो उनको लगता है कि नहीं पहनना चाहिए, उनको लगता है कि बिना हिजाब के भी हम सेफ है। और रही बात हिजाब की, तो मेरा मानना है कि नहीं, हिजाब ने कभी भी हमें नहीं रोका, हमें देखने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे लोग अभी बीच में 2025 के एंड टू एंड आई गेस मिड ऑफ द जून में एक फुटबॉल हुआ था यूएसए में, आई गेस वहाँ पे बहुत सारी मुस्लिम औरतें थी जिन्होंने हिजाब पहन के वो फुटबॉल गोल जो था वो अचीव किया। वहाँ पे जितनी भी औरतें थी उन लोगों ने सबने हिजाब पहना था। तो आप देखिए वो आगे हैं। बहुत सारे हमारे फील्ड में ऐसे डॉक्टर्स हैं जो हिजाब करती हैं, क्या उनको हिजाब की वजह से उनको ये नहीं पता है कि ट्रीटमेंट कैसे करना है, दवाई कौन सी देनी है? हिजाब जस्ट अ कॉस्ट्यूम जिससे आप अपने आप को कवर करते हो। जैसे हिंदुइज्म में घूंघट आता है, तो क्या उनका घूंघट भी उन्हें रोक रहा है? नहीं रोक रहा है। उनका ये मानना है कि भाई घूंघट लेने से हमारी घर की औरतें जो है वो सेफ रहती हैं। वैसे ही हमारी क्रिश्चियनिटी में है, जो नन होती है उनका वो तो बाहरी दुनिया से ही कट ऑफ कर लेती है, तो इसका क्या मतलब है? उन्हें कुछ नहीं आता, उन्हें कोई किसी चीज की नॉलेज नहीं है। ये सबकी सोच है अपनी। मुस्लिम महिलाएं भी कई ऐसी हैं जो नकाब को लेके, हिजाब को लेके ये मानती हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें आज़ाद करने में उनका हिजाब कहीं पर रोकता है। आप उन सारी महिलाओं के लिए एक कोई ऐसा संदेश देना चाहेंगी कि ये जो हिजाब को लेके उनकी जो गलतफहमी है, या शायद कह सकते हैं कि किसी तरह की सोच अब देश के हालात को देख के पैदा हो गई है, वो बदल जाए, क्योंकि आप हिजाबी गर्ल हैं और ये आज का कार्यक्रम हिजाबी गर्ल पे ही है। इसमें 2 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर तो ये हमारा कल्चर जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है। आप अभी की फिल्म्स देख लीजिए, वो न्यूडिटी को इस तरह प्रमोट कर रही हैं, कल्चर डाइवर्सिटी इस तरह से हो रहा है कि लोग
जो अपने कल्चर में थे या जो उनका पुराना जो जिसको हम लोग कस्टम बोलते हैं उसको मानते थे, उससे दूर हट गए। कहीं ना कहीं लोगों का लैंग्वेज, उनका वे ऑफ लिविंग, सब कुछ वक्त के साथ चेंज हो रहा है। एक तो हम ये भी कह सकते हैं कि बदलते वक्त के साथ लोगों का अंदाज बदल रहा है, लोग और ज्यादा मॉडर्न हो रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर, बैरियर जो बन रहा है ना, वो हिजाब नहीं है, वो लोगों की अपनी सोच है। आप देखें, आप अगर कोई मोबाइल हम यूज कर रहे हैं तो ये जरूरी थोड़ी है कि वो आईफोन ही हो, लेकिन लोग आईफोन यूजर्स ज्यादा बन गए। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि आईफोन ने ज्यादा फैसिलिटीज दी है, बल्कि इसलिए कि लोगों को शो ऑफ करना है कि हम मॉडर्न हैं, हम जमाने के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हम वो पिछड़ी सोच नहीं रखते। तो ये जो मानने वाले लोग हैं, यही लोग हैं जिन्होंने हिजाब का बाइकआउट किया, ये बताकर कि ये फ्रीडम नहीं देता। एक वाकया मेरे जहन में आ गया, मैं इसके बारे में चाहता था जिक्र करूं। अभी कुछ दिन पहले जब हिजाब का रोज चल रहा था तो मैंने एक प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट में मैं कवर कर रहा था। उस कवर के दौरान मैंने एक बच्ची से सवाल किया कि हिजाब को लेके आप लोग प्रतिबाद कर रही हैं, तो उस पर आपका क्या मानना है। तो उनका कहना था कि हिजाब वो लड़कियों की मर्जी है कि आप हिजाब करें या हिजाब ना करें। अब मैं आता हूँ एक चीज पे, इस्लाम में कहीं किसी किताब में क्या ऐसा लिखा है कि आप अपने मर्जी पे हिजाब कर सकती हैं या नहीं कर सकती, क्योंकि इस्लाम का मामला है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं व्यूवर्स को भी बता दूं कि आई एम नॉट अ स्कॉलर और आई एम नॉट दैट मच एजुकेटेड अबाउट इस्लाम, मेनली बिग डिटेलिंग। रफ आइडिया तो होगा कि हाँ, इस्लाम में ये तो नहीं है कि रफ आप आइडिया की ना बुनियाद पे पहनने तो ये है कि आपको पहनना है, आपको पर्दा करना है। वो इसलिए है, ये मैं क्लियर तौर पे बता दूं कि वो इसलिए है कि हमारे आका अलैहि सलाम जो थे, उन्होंने आगे की दुनिया को बहुत पहले देख लिया था। उन्हें पता था कि आगे की दुनिया में जो है वो अय्याशी, जिना, बेहयाई वो आम हो जाएगी, न्यूडिटी आम हो जाएगी। तो ऐसे मामलात पे आपको अपने आप को कवर कैसे रखना है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। ये नहीं है कि आप हिजाब पहन रही है तो आपका रेप नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप हिजाब पहनेंगी, जब आप कवर रखेंगी, तो उस वक्त आपको इज्जत बहुत ज्यादा मिलेगी बनिस्बत उसके जिसने अपने आप को कवर नहीं किया। ये साइकोलॉजिकली मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने बहुत जगह पे देखा है। कोई लड़की है जो नॉर्मल जीन्स टॉप या किसी भी अटायर में है, और वहीं पे दूसरी तरफ कोई लड़की है हिजाब है, अपने आप साइकोलॉजिकली लोगों को समझ आएगा शी इज इनोसेंट, मे बी शी डजंट नो एनीथिंग और एंड ऑल दैट एक्सेट्रा। बट लेकिन अगर उसकी जगह वो टॉप पहनी हुई लड़की है तो बोलेंगे नहीं, मे बी शी इज मच एडुकेटेड, शी इज मच मेच्योर। तो वो जो इज्जत है, वो जो प्रायोरिटी है, वो ट्रांसफर हो जाएगी उसकी तरफ जिसने अपने बॉडी को पूरा कवर किया हुआ है। आखिरी प्रश्न करूंगा क्योंकि अब मेरे ख्याल से काफी बातें हो गई। क्या आपको लगता है कि अब जो है हमारे देश में, खास करके भारत में, ऐसा माहौल बना दिया जा रहा है कि लोग जो हिजाब पहनते हैं वो अब डर से हिजाब ना पहने। कहीं हिजाब पहन के कोई गुजरता है तो उनके साथ बदसलूकी की जाती है, बर्बरता के साथ उनके साथ अपमानित किया जाता है। इस तरह की घटनाएं कई बार देखने को मिली हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरह का वातावरण अब जो है सरकार बनाने में लगी है कि लोग जो हिजाब पहन रहे हैं वो अब डर से हिजाब पहनना छोड़ दे ताकि लोग हिजाब से दूर हो जाएं? ये आप महसूस करती हैं? बिल्कुल मैं महसूस करती हूँ। मैं आपको अपना इंसिडेंट बता दूँ। पहला तो मैं ये बता दूँ कि मैंने, एज़ आई टोल्ड बिफोर, कि मैंने बहुत सारी सिटीज़ में अलोन ट्रैवल किया है। वो मेरी सोलो जो भी होती थी, मैं काम के सिलसिले में जाती थी। तो एक वक्त ऐसा था कि मैं कोलकाता टू दिल्ली ट्रैवल कर रही थी और मैं ट्रेन में थी, मेरी साइड अपर थी, मैं वहाँ सो रही थी, लेकिन 10 बज रहे थे अराउंड, मेरी स्टेशन आने वाली थी। तब सडनली मेरे कान में आवाज़ गई, जो मेरे सामने वाली सीट पे थे, लोगों का कन्वर्सेशन मेरे कान में गया। और उस वक्त मैंने हिजाब पहना था, लेकिन वो सेकंड एसी था जिसमें पर्दे लगे होते हैं, तो वो पर्दा लगा हुआ था। लेकिन मेरे कान में जब आवाज़ गई तो वो कुछ ऐसी थी कि मुसलमान औरतों को हिजाब के नाम पर जो है उनको बहुत डोमिनेट किया जाता है, उनको बहुत बांध के रखा जाता है। मेरे इलाके में तो अगर एक भी मुसलमान दिख जाए तो मैं उसको काट दूंगा, मेरे सामने निकले तो एक दो आएंगे उसको तो मैं काट के इस बार छोड़ूंगा। फिर वहां पे एक लेडी थी, उनका कन्वर्सेशन ऐसा था कि मुसलमान औरतों को सिर्फ वो बेबीज प्रोडक्शन के लिए रखा जाता है कि ताकि वो बच्चे पैदा करे, बस उनका फ्यूचर जो इसी तरह, मतलब इस तरह की इतनी वाहियात बातें चल रही थी कि एज अ मुस्लिम मुझे उस सीट से उतरने में उस वक्त डर लगने लगा। और मैंने फौरन अपना दुपट्टा हिजाब रिमूव किया और मैं सूट पहनी हुई थी, मैं वैसे ही उस कोच से उतरी और सीधा स्टेशन में निकल गई। और बहुत समय मैंने ऐसा नोटिस किया, मैं आपको बता दूं कि नॉट सिर्फ हिजाब नहीं, हिजाब पहन के जाना सिर्फ डर नहीं लगता। आप देख ली जय श्री राम का जो नारा था, वो कितना सम्मान वाला है। अगर हम उस वर्ड पे गौर करें, जय श्री राम यानी राम जी की जय हो,
लेकिन आज जब ये नारा आप कहीं सुन ले तो क्या वो नारा हमें रिस्पेक्टफुल लगता है? अब भयभीत होते हैं लोग। अब लोग डरते हैं, ये सोचते हैं भाई कहीं मॉब लिंचिंग ना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि इनके मॉब लिंचिंग में तो नारा ही जय श्री राम का होता है। सेम हिजाब पर है कि जब भी मैंने अपना फील किया, मैंने और लड़कियों से बात नहीं की, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है, तो आई गेस और लड़कियों का भी होगा, क्योंकि हम सभी डिजिटली जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया को देख रहे हैं। तो जब भी मैं किसी नॉन मुस्लिम एरिया से गुजरती हूँ, तो जब लोग हिजाब बना लगा हुआ देखते हैं तो सबसे पहले तो आइडेंटिटी रिवील हो जाती है, मुसलमान है। दूसरा ये डर लगने लगता है कि हिजाब खींचेंगे, स्लोगन्स रेस करेंगे, झूठा एलिगेशन लगा देंगे, कुछ ना कुछ, क्योंकि ये जो हमारे देश में हुआ वो आम हो गया। मैं इसमें सिर्फ एक साइड कम्युनिटी को नहीं बताऊंगी कि एक ही कम्युनिटी विक्टिम है, मैं आपको ये भी बता दूं कि सनातनियों की भी मानसिकता जो है वो इस कदर भरी गई कि मुसलमान जो है वो तुम्हारे दुश्मन है, उन्हें खत्म करो। सनातनियों को ये बोलकर डराया जा रहा है और मुसलमानों को खामोशी से मिटाया जा रहा है ताकि इनकी सत्ता बनी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सुन रहे थे आफरीन अंसारी जी को, जो कि एक समाज सेवी हैं और हिजाबी गर्ल मैं कहना ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि वो हिजाब पहनकर ज़मीनी सतह पर बच्चों की पढ़ाई से लेकर के लोगों से मदद तक हर तरह के काम उन्होंने किया। उन्होंने पढ़ाई भी की और उन्होंने साफ कहा कि हिजाब कभी भी उनके लिए रुकावट नहीं बना। और जो वातावरण अभी देश का बना हुआ है, आज के ये खास कार्यक्रम करने का मेरा मकसद एक ये भी था कि लोगों तक ये बात पहुंचे, ये जानकारी पहुंचे कि जो मिसकंसेप्शन फैलाया जा रहा है, जो भ्रम लोगों तक पहुंचाया जा रहा है कि इस तरह की परेशानियों से मुस्लिम महिलाओं को गुजरना पड़ता है हिजाब की वजह से या नकाब की वजह से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और आम जिंदगी में अब भारत देश में खास करके हमारे यहाँ ऐसा वातावरण बना दिया गया है कि लोग अब उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि आप हिजाब ना पहने, कहीं आपकी लिंचिंग होती है तो कहीं कुछ होता है, इस तरह के मामले नजर आते हैं। बहरहाल आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बाकी देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। और जिन्होंने अभी तक हमें लाइक फॉलो और नहीं किया है वो हमें लाइक फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं आपका साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है और आप ही मुझे आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूं कुछ नया करने की। फिलहाल के लिए मुझे दें इजाजत, देखते रहें द रिपोर्ट मंच। धन्यवाद।